बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को। उसके बाद यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हम लोगों ने थोड़ा पेंडिंग पे लेकर गए कि इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और हम लोग चले गए अपने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। और हम लोगों ने कहा कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में दो किस्म के स्टेटमेंट्स बनाया करेंगे। एक हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द अदर वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इनको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, हमारा फोकस अब उनके ऊपर है। हम सबसे पहले स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले इनको बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उस पर फोकस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो इसके लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं और वो हमारे पास हैं एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल इक्विटी। आप लोग कैपिटल का वर्ड यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, जबकि हम लोग जब FAR 1 में जाते हैं तो वहां पर हम इसी कैपिटल को इक्विटी कह रहे होते हैं। तो मतलब ये सेम सेम नेम है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, तो यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये दो एलिमेंट्स हों तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन सकती है। हम लोग चलते हैं इन तमाम की डेफिनेशंस की तरफ, जो कि हमारे इन अकाउंटिंग हेड्स को जाकर सपोर्ट करेंगी। अब देखें हमारे पास सबसे बेसिकली इन पांचों की डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। ये जो पांच एलिमेंट्स हैं इनको हेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेड ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। तो अगर आपसे इन टोटल पूछ लिया जाए कि हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, तो आपने 5 बताने हैं। हाँ, अगर किसी स्टेटमेंट को वो खुद बता देते हैं कि इस स्टेटमेंट के कितने हैं, तो बैलेंस शीट के लिए 3 है और इनकम स्टेटमेंट के लिए 2 है। अब चलते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमारे पास डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन आती है कैपिटल। मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सीक्वेंस के साथ रहना है। जब आप सीक्वेंस के साथ रहेंगे आप किसी एक हेड को भी नहीं भूलने वाले कि भाई रात को आपने ख्वाब देखा कि आपकी जॉब वगैरह से तंग आ गए और आपने बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या जहन में आती है? इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, पैसा कहाँ से अरेंज करूंगा, मेरे अपने पास कितना पैसा रखा हुआ है, बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए। इवन कि आप किसी से मशवरा लेने के लिए भी जाएं कि मैंने बिजनेस करना है, तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। तो वो आप किसी से कहते हैं ना कि यार मैंने बिजनेस करना है, मुझे मशवरा दो, मैं क्या बिजनेस करूं। अगला कहे कि भाई हवाई जहाज की कंपनी खोल ले और तुम्हारे पास है 10,000 रुपए, खोल लोगे? नहीं हो सकता। उसका पहला क्वेश्चन ये होना है कि भाई सरमाया कितना है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना तुम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप उसे कहते हो ना कि यार मेरे पास लाख रुपए है, तो उसने जितने बिजनेस आइडियाज देने हैं वो अंडर 1 लाख रुपीज देने हैं जो उसमें स्टार्ट हो सकते हैं। आप उसे कहते हैं मेरे पास 1 मिलियन है, उसका स्कोप इंक्रीज हो जाएगा, वो कुछ ज्यादा अच्छे आइडियाज आप लोगों को देना शुरू कर देगा। आप कहें 1 करोड़ रुपया है, तो उसने उसके मुताबिक जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग में धकेल देना है। आप 1 लाख कहेंगे, वो आपसे ट्रेडिंग करवाएगा कि भाई जाके ट्रेडिंग करो। लेकिन जहां पर बात ये हो रही होती है कि भाई कैपिटल किसको कहना है। अब यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि सपोज अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, एक बिजनेस के स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने बिजनेस करना है लेकिन मेरे पास 6 लाख रुपए हैं, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो रिमेनिंग 4 लाख रुपीज हैं वो मैंने बैंक से लोन लिया और बिजनेस को 10 लाख रुपए पूरे करके दे दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास आपके कैपिटल की वैल्यू क्या है, तो कैपिटल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है इन द बिजनेस जो बाय बिजनेस ऑनर, कि बिजनेस का ऑनर जितनी इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल उसको कहा जाता है। टोटल अमाउंट 10 लाख को कैपिटल नहीं कहेंगे, जो बिजनेस के ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है आपने उसको कैपिटल कहना है। अब बिजनेस के ऑनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हमारा कैपिटल है। आपने ये चीज जरूर देखनी है, ये नहीं देखनी कि बिजनेस का स्टार्टअप कहां से होगा। हो सकता है आपके दोस्त आपको पैसा दे दें, आपके अब्बू आपको पैसा दे दें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए,
देखिए बाकी कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल नहीं बनेगा। अगर आप सोल ट्रेडर हैं तो या तो आप उनको पार्टनर्स बनाएं। अगर आप बिजनेस में उनको पार्टनर्स बनाते हैं तो फिर जितने पार्टनर्स मिलकर पैसा लाते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। आप अकेले हैं तब जो पैसा आपका अपना होगा वो कैपिटल होगा, और जो पैसा आपके दोस्त आपको दे रहे हैं क्या वो आपको माफ कर देंगे? आपसे वापसी लेंगे? तो कैपिटल नहीं बन सकता, कैपिटल नहीं बन सकता कभी भी। वो एक किस्म की क्या बनेगा वो हम लोग बाद में देख लेते हैं कि हमने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। लेकिन जो आप पैसा ला रहे हैं आप अपने आप को वापस नहीं करेंगे। हाँ ये अलग बात है, आप अपना पैसा रिस्क पे डाल रही हैं, या तो इससे अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा या फिर आपको लॉस हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि आप बिजनेस में कितने एक्सपर्ट हैं। लेकिन कैपिटल को अब अगर हम लोगों ने डिफाइन करना हो तो हम लोग सिर्फ इतना कहेंगे, इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल और इक्विटी। एनी क्वेश्चन? क्लियर है सब बच्चों को? आई होप कि कैपिटल समझ आ चुका है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स। अब बिजनेस के पास उसका पैसा आ चुका है, 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो चुका है। अब बिजनेस ने इस 10 लाख रुपए का क्या करना है? सपोज कि उसने सोचा कि मैंने एक शॉप रन करनी है। तो शॉप रन करने के लिए अब सबसे पहली बात उससे पूछी जाएगी, क्या शॉप तुम्हारी अपनी है? अगर अपनी शॉप होगी वो कहेगा हाँ जी मेरे घर के बाहर ना हमने स्टार्ट में एक शॉप बनाई हुई है, मैं वो यूटिलाइज कर दूंगा। अब वो शॉप वो अपने बिजनेस को दे देगा, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो कहता है नहीं शॉप तो मेरी नहीं है, तो वो रेंट पर जाकर लेगा शॉप, राइट? तो रेंट पर उसने शॉप ली। उसके बाद क्या करता है कि उसमें ना इंटीरियर्स लगाए जाते हैं, मतलब रैंक्स वगैरह बनाएगा, अपने बैठने के लिए कोई ना कोई चीजें होंगी, कुछ हवा के लिए पंखे एसी वगैरह का बंदोबस्त करेगा। अब ये हर वो चीज जो बिजनेस को सपोर्ट करती है, जो बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में आपकी हेल्प कर रही हो, हमने उनको एसेट्स कह देना है। अगर मैं इस बात को इजी वे में एक्सप्लेन करूं, एसिड से मुराद होता है असासा जात। आपने आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, न्यूज में भी सुनी होगी कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने असासा जात डिक्लेयर नहीं किए, तो उससे मुराद होता है अपने एसिड्स डिक्लेयर नहीं किए। एसिड से क्या मुराद है? आपकी मलकियत में जो कुछ है वो आपका एसिड है। जैसा कि जिस घर में आप रहते हो आपके अब्बू के नाम पर होगा, आपके अब्बू के लिए वो एसिड है, वो उनका एक असासा जात है, वो उनका एक एसिड है। उनके पास एक प्लॉट है, पीस ऑफ लैंड मौजूद है, वो पीस ऑफ लैंड जिसके नाम पर होता है उसका एसिड होता है, आपका नहीं है। आपके वालिद साहब के नाम पे है, वो डिक्लेयर करेंगे, आप नहीं करोगे क्योंकि आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ उन्होंने आपको एक बाइक ला कर दी हुई है और वो बाइक आपके नाम पर रजिस्टर है, वो बाइक आपका एसेट है, वो बाइक आपकी मलकियत में है। यहां पर हम लोगों ने देखना होता है उस चीज के ऊपर कंट्रोल किसका है। कंट्रोल से मुराद रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका है, कौन उसको सेल परचेज कर सकता है। अब अगर पीस ऑफ लैंड आपके वालिद साहब के नाम पर हो, उनके सिग्नेचर के बगैर आप सेल नहीं कर सकते। हाँ बाइक आपके नाम पर है, उनसे पूछे बगैर भी सेल कर दोगे तो लीगल सेल है। ऑल राइट। तो एसिड्स बेसिकली बिजनेस में यूज होते रहते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। अब देखें जितने भी ये शॉप के, जैसे अगर मैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूं तो यहाँ पर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर ये बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर यूज होने वाले एसी ये इनके एसिड्स हैं। अगर यहाँ पर एसी ना लगे हुए हों क्लास का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, क्लास का एनवायरनमेंट सही ना हुआ तो अच्छे तरीके से हम लोग टीच नहीं कर पाएंगे और आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरह से आपको बिठाने के लिए जो फर्नीचर का बंदोबस्त किया गया है ये यहाँ के एसिड्स हैं। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये जरूरी थे। अब देखिए हमारा काम इनसे नहीं है, मतलब हम इसमें नहीं ट्रेडिंग कर रहे, सेल परचेज हम इसमें नहीं कर रहे, ये सिर्फ यूज हो रहे हैं और हमारा काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसी तरह अगर ये बिल्डिंग अपनी है तो ये बिल्डिंग एक एसिड है,
अगर अपनी नहीं है, रेंटल है, तो एसेट्स की लिस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये हमारे नाम पर नहीं है। जो प्रोजेक्टर वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। तो एसेट्स बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट्स दे रहे हो। एसेट्स बिजनेस के ऐसे रिसोर्स होते हैं जो फ्यूचर में उसको बेनिफिट्स दे रहे हो। तो जब आप लोगों ने एसेट्स को डिफाइन करना हो तो आप सिंपल यही बात लिख देंगे, एसेट्स और रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस। अब यहां पर आप लोगों ने आकर ना बिजनेस और बिजनेस ऑनर को सेपरेट ट्रीट करना है। बिजनेस ऑनर के नाम पर उसकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, वो बिजनेस ऑनर का एसेट है। आपने बिजनेस ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करनी, आपने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। आपने ये देखना है कौन सी ऐसी डिलीवरी व्हीकल है जो हमारे बिजनेस के लिए यूज हो रही है, वो बिजनेस का एसेट है। ऑल राइट, बिजनेस ऑनर की पर्सनल गाड़ी, उसका अपना पर्सनल घर, वो बिजनेस ऑनर के लिए उसके एसेट्स हैं, वो उसके लिए रिसोर्सेज हैं, उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं। हम लोगों ने जो अकाउंटिंग करनी होती है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है कि बिजनेस के लिए क्या चीज फायदेमंद है, बिजनेस के पास कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस, हाँ ये अलग बात है कि अगर सोल ट्रेडर है तो वो अपने ही नाम पे रखता है, ये अलग बात है। लेकिन क्योंकि उसके बिजनेस को अलग से आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का जो रैंक है वो हासिल नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसने अपने बिजनेस के तमाम एसेट्स अपने नाम पर ही रखने हैं, लेकिन हैं बिजनेस के, और अपने एसेट्स को वो उससे सेपरेट रखेगा, उसकी अकाउंटिंग अलग से होगी। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस व्हिच विल गिव बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। अब इसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो आपने इसमें 3 चीजें बतानी होती हैं एसेट्स में। एसेट्स इज डिफाइंड एज, सबसे पहला प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। भाई अगर आप ये कहें कि भाई 2 साल पहले मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड था, तो आपका कोई एसेट नहीं है। हमें ये बताओ आज क्या है तुम्हारे पास, तो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। या आप किसी से ये कहें कि भाई 6 माह बाद मैं गाड़ी लेने का इरादा रखता हूं, तो आपका एसेट नहीं है, जब लोगे तब देख लेंगे, अभी है आपने कहा नहीं, तो एसेट नहीं है। तो एसेट क्या है कि अभी आपके पास कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो इसीलिए कहा गया इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, किस किस्म का, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, क्या आपके पास है और उसके ऊपर कंट्रोल भी आपका है। क्या मतलब, रिस्क एंड रिवार्ड आपका है, ऑनरशिप आपकी है, आपकी ऑनरशिप में मौजूद होना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट मींस दैट पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से ये रिसोर्स आपका बना। मतलब मैंने 6 माह पहले गाड़ी खरीदी, तो पास्ट का इवेंट है ना, उस टाइम पे गाड़ी खरीदी तो आज मेरे पास मौजूद है। मैंने 1 साल पहले पीस ऑफ लैंड परचेज किया, 1 साल पहले परचेज किया तो आज मेरे पास मौजूद है, मेरा प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स बना हुआ है। तो इसीलिए कहा गया एन एसेट इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अदरवाइज आप लोगों ने सिर्फ इतना कह देना है कि एसेट्स और रिसोर्सेज। अब देखो ऊपर वाली डेफिनेशन में भी वही चीज आ रही है, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, सिर्फ इतनी बात है विच विल गिव बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। भाई हम लोगों ने गाड़ी क्यों रखी हुई है कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स देती रहे। हम लोगों ने पीस ऑफ लैंड क्यों रखा हुआ है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, हमें बेनिफिट दे जाएगा। हम लोगों ने बिल्डिंग क्यों रखी हुई है कि फ्यूचर में हमारे रहने के काम आ रही है ये बिल्डिंग। हम लोगों ने शॉप क्यों रखी हुई है कि शॉप मेरे पास होगी तो मेरे कस्टमर को पता चलेगा कि हम लोग इस चीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग इस चीज में बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग डिस्प्ले कर सकें, फिर कस्टमर हमारे पास आएंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेंगी। तो ये सारी चीजें हमारे एसेट्स कहलाएंगी। अब हम लोगों ने एसेट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। आपको एसेट्स की डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक बात लिखी हुई थी कंट्रोल्ड बाय एंटिटी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसा कि अक्सर ऐसा होता रहता है कि आप लोग किसी और की गाड़ी लेकर यहां से मजे से घर चले जाते हो,
गांव वाले समझते हैं बच्चा लाहौर में जाकर गाड़ी ले आया अपनी, लोग समझते हैं। बाकी जो समझदार होते हैं ना वो नहीं समझते, और सबसे पहले क्वेश्चन यही करेंगे, वो किसकी गाड़ी उठा लाए हो, क्योंकि उन्हें आप पे भरोसा होता है क्या आप नहीं ला सकते क्या, और आप फिर उनको डर डर के बता रहे हो यार दोस्त की गाड़ी है चुप रही, अदरवाइज दूसरों को आप यही शो कर रहे होते हो जैसे आपकी अपनी गाड़ी है। देखें, आपके पास मौजूद होना डजंट मीन दैट आपका एसेट है। क्यों? क्योंकि आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल से क्या मुराद है कि भाई आपसे कहें कि मैं खुद ही चला रहा था, मैं खुद ही कंट्रोल कर रहा था, इसका ये मतलब नहीं है। इट मींस दैट ओनरशिप आपके पास नहीं थी। कंट्रोल से मुराद होता रहता है कि भाई क्या आप सेल एंड परचेज करने की सलाहियत रखते हो, क्या आप अपने दोस्त की मर्जी के बगैर जाके उसकी गाड़ी सेल कर दोगे? नहीं कर सकते तुम, तो कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, एसिड तुम्हारा नहीं है ये। ऑल राइट जी। अब देखें एसिड्स की हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आती हैं। पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है नॉन करंट एसिड्स, जिन्हें हम लोग फिक्स एसिड्स भी कहते रहते हैं, और दूसरी क्लासिफिकेशन है एसिड्स की हमारे पास करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स एंड करंट एसिड। नॉन करंट एसिड को फिक्स एसिड कहा जाता है, डिपेंड करता है इनके फ्यूचर इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, कि ये फ्यूचर में मुझे बेनिफिट्स दे रही हैं, लेकिन कितने फ्यूचर तक ये मुझे बेनिफिट्स देते रहेंगे। जैसे आपका अपना घर, बिल्डिंग कितने वर्ष तक बेनिफिट देती है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है, इसलिए वो हमारे पास आ जाएगी नॉन करंट एसिड में। ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में आपको 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट्स दें, ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे एसिड्स को आप लोगों ने नॉन करंट एसिड्स कहना है, फिक्स एसिड्स कहना है। और कुछ ऐसे रिसोर्स आपके पास मौजूद होंगे जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देंगे, जो आपको विद इन अ ईयर बेनिफिट देंगे, 12 मंथ्स बेनिफिट देंगे, आपने उनको करंट एसिड्स कहना है। अब करंट और नॉन करंट की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक है, और टाइम 1 ईयर, कि अगर 1 साल से कम के बेनिफिट्स हैं तो करंट एसिड्स में आ जाएंगे, और 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट्स हैं तो नॉन करंट एसिड्स में आ जाते हैं। तो नॉन करंट एसिड या फिक्स एसिड की डेफिनेशन देखें, एसिड्स दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ। अब आपकी बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ होती है काफी ज्यादा होती है, इसी तरह से आपके पास जो गाड़ी मौजूद है उसकी भी यूजफुल लाइफ बहुत ज्यादा होगी, जो आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं उनकी भी यूजफुल लाइफ बहुत ज्यादा होती है, मतलब हम उसको काफी अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमारे पास हमारे नॉन करंट एसिड बन जाते हैं, यूजफुल लाइफ एंड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर एन एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। तो आपने ऐसे एसिड्स को नॉन करंट एसिड कहते हैं। Have a long useful life and provide future economic benefits for an entity over a period of several years। या इन शॉर्ट आप इसे लिखना चाहें ना तो ये जो आपके पास एसिड की डेफिनेशन थी, इसमें जहां पे लिखा हुआ था ना फ्यूचर, इससे फ्यूचर को जाकर डिफाइन कर दो तो नॉन करंट एसिड की डेफिनेशन बन जाएगी। मतलब एसिड्स और रिसोर्सेज owned by a business which will give benefits for more than a year are called non-current assets। All right? Any issue? अब इसकी एग्जांपल्स देखें, इनकी एग्जांपल्स में कौन कौन से नॉन करंट एसिड शामिल है। सबसे बड़ा नॉन करंट एसिड आपके पास लैंड है, जमीन, सबसे बड़ा नॉन करंट एसिड। और ये ऐसा एसिड है कि इसके अलावा बाकी तमाम एसिड की कोई ना कोई लाइफ है। इवन के बिल्डिंग भी देखो ना, 25 30 साल 40 साल 50 साल, इससे ज्यादा नहीं है, उसके बाद घर नया बनाओ। लेकिन लैंड, उसी लैंड के ऊपर दोबारा बना लो, लैंड नहीं खत्म होने वाली, इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो अनडिफाइंड है। इसके अलावा बाकी तमाम एसिड की यूजफुल लाइफ है। इसके बाद बिल्डिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्लांट एंड मशीनरी, जो आप लोगों ने फैक्ट्री सेटअप लगाया हुआ होगा, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसिड की लिस्ट में आपके पास आएगा। इक्विपमेंट्स, अगर आप किसी किस्म के कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, ये एक ही चीज है, फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, ये आपके पास नॉन करंट एसिड की लिस्ट में आ जाते हैं। कंप्यूटर्स,
व्हीकल्स हैं आपके पास, कोई कार्स वगैरह, कोई ट्रक डिलीवरी व्हीकल्स भी आप साथ में यूज कर रहे हैं, अपने लिए कन्वेंस वगैरह कार्स यूज कर रहे हैं, वो भी आपके नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। आई होप कि ये नॉन करंट एसेट की सारी एग्जांपल्स क्लियर होंगी आप लोग को। कोई इशू यहाँ तक? नेक्स्ट चलें, करंट एसेट्स। करंट एसेट अब देखिए डिफाइन करने की ऐसे जरूरत नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज जो आपको एक साल से कम के बेनिफिट्स हैं, हम उनको करंट एसेट्स कहते रहते हैं। एसेट्स दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म से अकाउंटिंग में क्या मुराद होता है? लेस देन द ईयर, विद इन 12 मंथ्स। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म कहते रहते हैं, यूजुअली 1 ईयर। और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास शामिल है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री से कहा जाता है, स्टॉक या इन्वेंट्री। डेटर्स, डेब्टर नहीं पढ़ना, बी को साइलेंट करके पढ़ना, लिखना जरूर, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स। थर्ड एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल्स। फिर हमारे पास है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। इसी तरह से प्री पेमेंट्स वगैरह आ जाएंगे हमारे पास। अगर मैं इन एग्जांपल्स की बात करूं ना, तो इनमें से सिर्फ लास्ट की दो आपको समझ आ रही होंगी कि जो बैंक में मेरा पैसा रखा हुआ है और जो मेरी पॉकेट में जो पैसा है वो मेरा करंट एसेट्स है। अब ये दो एग्जांपल्स तो क्लियर है ना, बाकी वक्त के साथ समझ आएंगी। नाम याद रखना, अभी एक एक डेफिनेशन, एक एक चीज एग्जांपल समझ आ जाएगी, लेकिन वक्त के साथ साथ। तो अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ नाम याद रखने हैं कि ये हमारे करंट एसेट्स की लिस्ट में आएंगे। ऑल राइट, हम लोग स्टॉक को भी पढ़ेंगे, हम लोग डेटर्स भी देखेंगे कौन होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग इन चीजों को भी देखेंगे। क्लियर है ये बात? फिर हम लोग चलते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज बेसिकली हमारे प्राइस, हम पर क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें लायबिलिटीज कहा जाता है। एसेट्स क्या होते हैं? हमारे पास क्या कुछ मौजूद है, हम किस चीज के मालिक हैं, उनको एसेट्स कहा जाता है। हम पर लायबिलिटी, जैसे आपने पढ़ा था ना हकूक और फराइज, तो हकूक जो है वो एसेट्स हैं और फराइज लायबिलिटीज हैं। तो मैंने आपको हकूक बता दिए हैं कि इस चीज के ऊपर आपका हक है, और जिस चीज पर आपका हक है वो आपका एसेट है। क्लियर हो गई ये बात? तो एसिड्स आई होप के समझ आ चुके हैं आज आप लोगों को कि एसिड्स क्या होते हैं हमारे। आप लोगों के पास आपका कौन सा एसिड मौजूद होता है? पेंसिल बैग, हाँ, मोबाइल फोन, पेंसिल बैग, कैलकुलेटर्स, आपके लैपटॉप्स वगैरह, ये आपकी अपनी मलकियत में होते हैं। ये सारे के सारे आपके पास एसिड्स आ जाते हैं। शाबाश, देखो उन्होंने बड़ा प्यारा एसिड कहा है, मोबाइल फोन। इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। ये आप घर में भूल जाओ ना, और आपका घर है 10 किलोमीटर कॉलेज से, कॉलेज पहुंच के याद है मोबाइल नहीं, आप जो टर्न ले लेंगे और आप जाएंगे मोबाइल उठाएंगे, अम्मा अब्बा के हाथ में चढ़ जाए। यार मैंने तो सिक्योरिटी भी नहीं लगाई हुई थी, आप फौरन भागेंगे। लेकिन आपको पता हो कि आज आप अकाउंटिंग की बुक भूल गए हैं, आपको पता हो कि आप कैलकुलेटर भूल गए हैं, चल रहने दे यार, छोड़, कोई बात नहीं है। ऐसे ही है ना, मोबाइल के लिए आप भागेंगे, आप नहीं देखेंगे कि कितना सफर था। तो ऐसी चीजें मोबाइल में नहीं रखते कि आपको टेंशन हो। जी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपकी ऑब्लिगेशन, कि भाई अब आप पर क्या फर्ज है। यार आप पे फर्ज नहीं बन जाता कि आप किसी से पैसे लें तो उसको वापस करें, आपकी लायबिलिटी है। वो जो 4 लाख रुपए आपने लिया था, 10 लाख रुपए आपको चाहिए था बिजनेस के लिए, 6 लाख रुपए आपका अपना था, 4 लाख रुपए आपने लिया था, चाहे बैंक से लें चाहे दोस्त से लें, आपकी लायबिलिटी आप वापस करो। जब आप कोई अमाउंट वापस करने के लिए लेते हो, वो आपकी लायबिलिटी है। हमने इसीलिए उसको कैपिटल नहीं बनाया था। 6 लाख रुपए वापस नहीं लेने, 4 लाख रुपए वापस जरूर देने हैं। ऑल राइट, इसीलिए वो 4 लाख रुपए लायबिलिटीज आके बनेंगे, कैपिटल नहीं जाके बनेंगे, क्योंकि वो मैंने वापस करने हैं। लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस ऑन द एंटिटी, यहां एंटिटी से मुराद बिजनेस है, एंटिटी से मुराद बिजनेस है हमारे पास। ऑन द एंटिटी टू पे मनी इन द फ्यूचर। ऑल राइट, यहां पर भी आपने यही देखा कि उसने कहा फ्यूचर,
इट मीन्स दैट अगर आप किसी से ये कहें कि मैंने मिस्टर अली के 10,000 रुपए देने थे और मैंने पिछले हफ्ते उसको पे कर दिए, कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप वो लायबिलिटी पे कर चुके हो। मैंने मिस्टर अली के 20,000 रुपए देने हैं जो मैं उसको अगले हफ्ते दूंगा, फ्यूचर में आज मेरी लायबिलिटी है। जब आप उसको पे कर चुके होते हैं ना, तो वो लायबिलिटी आपकी फिर खत्म हो जाती है। ऑलराइट, इसमें सिर्फ लोन की बात करेगा हम करते हैं। हाँ, लायबिलिटीज काफी सारी हैं, बिल्स वगैरह भी बिल्कुल, वो भी मेरी लायबिलिटी होते हैं जब तक कि मैं पे ना कर दूं। जिम्मेदारी होगी ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसी को तो ऑब्लिगेशंस कह रहे हैं हम लोग। जब तक वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ऑब्लिगेशन है, तो मेरी लायबिलिटी इसका पार्ट रहेगी। जैसे ही मैं उनको पे कर देता हूँ, वो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे बिजली के बिल आते हैं, तो बिजली का जब अभी हम लोग यूज कर रहे होते हैं बड़ी मजे से, बिजली का बिल आता रहता है, तो अब मुझ पे लाजिम हो जाता है कि मैं उसको पे करूं, क्योंकि मुझे पता है अगर पे नहीं करूंगा तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। मुझे पता है पे नहीं करूंगा तो बिजली का जो मीटर लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, तो हम लोग जरूर ड्यू डेट तक पे करते हैं। हाँ, जब उसकी ड्यू डेट आती है, जब पे कर देते हैं, वो लायबिलिटी खत्म हो गई। अब मैंने किसी से उधार पे चीजें ली, अब मुझ पे ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको वो पैसे वापस करूं, ये मेरी लायबिलिटी है। ऑलराइट, मतलब सिर्फ लोन ही नहीं, आप किसी से उधार पे जो चीजें खरीदते हैं, आप यहां से गए कैफे वाले के पास, अंकल मुझे भूख लगी हुई है लेकिन मैं आज पैसे लाना भूल गई, आज मुझे आप ये चीजें खाने के लिए दे दें, मैं कल आपको दे दूंगी। तो कल तक देखो, कल से मुराद फ्यूचर, आपकी लायबिलिटी बन गई है, आपकी आज के लिए ये लायबिलिटी है। हाँ, कल आके पे कर दो, लायबिलिटी खत्म। अब अंकल आपसे नहीं कहेंगे बेटा आपने वो 500 रुपए की चीजें खाई थी, क्योंकि आप पे कर चुके हो। ऑलराइट, तो लायबिलिटीज में हमारे पास आता है लायबिलिटीज और obligations on the entity to pay money in the future। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास। या फिर एसिड की तरह इसमें भी आप लोगों ने 3 चीजें देखनी है। लायबिलिटी इज, सबसे पहली चीज कि भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी होनी चाहिए, कि जिस दिन आप उससे बात कर रहे हो ना, उस दिन उसने उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि उसने किसी के कोई पैसे देने हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। और टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, कि फ्यूचर में देखें अगर मैंने किसी को कोई पैसे देने हैं तो मैं किस तरह से पे, कैश दूंगा, कैश मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं था, मेरा एक एसेट था, इकोनॉमिक रिसोर्स, मैंने वो ट्रांसफर किया, मेरा कैश डिक्रीज हुआ, वहां से मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। ऑलराइट, यहाँ ट्रांसफर ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स से मुराद ये है कि जब भी आप अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने लगते हो तो लाजमी बात है या तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाना है अगर आप चेक देते हो उसे, या फिर आपका कैश इन हैंड कम हो जाना है अगर आप उसे पैसे देते हो। तो ये आपके इकोनॉमिक रिसोर्स थे। जब आप पैसे ट्रांसफर करोगे तब आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो आपका एक इकोनॉमिक रिसोर्स कम हो जाता है लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ऑलराइट, फिर आपने लायबिलिटीज को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज से क्या मुराद होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। मतलब जहां पर भी एसेट्स की तरह बिल्कुल, कि अगर आप लोगों ने 1 साल के बाद पेमेंट करनी है तो ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। और अगर आपने किसी को 1 साल के अंदर अंदर पैसे पे करने हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑन द एंटिटी टू पे आफ्टर 1 ईयर। और ये हमारे पास बेसिकली होता रहता है बैंक लोन, कि बैंक से जब भी बिजनेस लोन लेता है ना, वो कोई 2, 4, 6 माह के लिए नहीं लिया जाता, वह कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए लिया जाता है। तो इसीलिए वो अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज के तौर पे लिखा जाएगा। और अगर करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की हम लोग बात करें, तो ये हमारे पास आ जाती हैं शॉर्ट टर्म लोन। आप अपने किसी दोस्त से लोन ले लेते हो, भाई आपका दोस्त आपको लोन देगा ना, तो वो ये नहीं कहेगा भाई 2 साल बाद वापस करें, वो मैक्सिमम कि यार 15 दिन बाद वापस कर देना, 1 महीने बाद वापस कर देना, 2 माह बाद वापस कर देना।
अगर आप उसे स्टार्ट में ये बता दो ना कि भाई मैंने तुम्हें साल बाद वापस करना है, उसके बाद पैसे हुआ भी तो नहीं देने वाला, हकीकत है। तो आप लोगों ने उसको कम से कम टाइम बताकर लोन ले लेना है, बाद में माफिया मांगते रहना और टाइम गुजरता जाएगा। ऑलराइट। अच्छा अब देखें, आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन से मुराद होता है ऐसा लोन, अब ये बैंक से भी हो सकता है, तो आपको वो बताएगा कि मेरा लोन कितने अरसे के लिए है। शॉर्ट टर्म लोन से मोस्टली मुराद होता है ऐसा लोन जो हम लोगों ने अपने दोस्तों से लिया हुआ हो, या एक वर्ड यूज होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट तो वो भी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के तौर पर आती है। अकाउंटिंग में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं तो लेक्चर ज़ाय हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आपने इन चीजों को ना बिल्कुल ऐसे ही लेके चलना है। कुछ दिन के बाद ये सारी चीजें जब एक मतलब फिर से हम लोग देखेंगे ना, ये सारी एक्सप्लेन हो चुकी होंगी, और उस टाइम पर आपको इन सारी चीजों का पता होगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन से क्या मुराद था, यहाँ पर क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल इनसे क्या मुराद है, अकाउंट पेएबल से क्या मुराद है, एक्रूड एक्सपेंसेस से क्या मुराद है। लेकिन ये हमारे पास हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आते रहते हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir.